ट्रेडिंग के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि इसको जनरली गैम्बलिंग की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग करता है एक ही चीज़, और वो है नॉलेज। राइट। और हमने पहले ही समझा हुआ है कि ट्रेडिंग समझने के लिए आपको तीन चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक तो होता है माइंडसेट, यानी कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा होता है मनी, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट। और तीसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। तो जब आप इन तीनों चीज़ों से वेल वर्स हो जाते हो तो आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो। ठीक है। तो जो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इस पे ऑलरेडी बेस्ड मैंने 2-3 बुक्स कवर कर ली हैं, जिसकी सीरीज़ आपने चैनल देखा होगा, या अगर आप चैनल को देखोगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे हमने मास्टर योर इमोशंस, ट्रेडिंग इन द जोन एंड द डिसिप्लिन ट्रेडर ऑलरेडी कवर कर लिया। अब हम आ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस वाले पार्ट पे। और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अगर हमने नॉलेज गैदर करनी है, तो इससे बढ़िया कोई दूसरी बुक हो ही नहीं सकती, जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। इसको बाइबल ऑफ ट्रेडिंग भी बोला जाता है, इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो इसी को बेस बनाते हुए हम इस सीरीज में टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द वेरी एंड। ठीक है। तो बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम टेक्निकल एनालिसिस और उससे सिंप्लीफाइड करते हुए सारे जो उससे रिलेटेड टर्म्स हैं वो समझेंगे। ठीक है। तो आज पहली वीडियो है इस सीरीज में, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मेरा एम रहेगा कि मैं एक वीडियो में एक आपका चैप्टर कंप्लीट कर लूं, बट अगर चैप्टर बहुत लंबा होता है तो हम उसको मल्टीपल वीडियोस में भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है फिलोसफी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। इंट्रोडक्शन। Before beginning a study of the actual techniques and tools used in technical analysis, it is necessary first to define what technical analysis is. To discuss the philosophical premises on which it is based, to draw some clear distinction between technical and fundamental analysis, and finally to address a couple of criticism frequently raised against the technical approach. तो हमको पहले समझना होगा कि जो टेक्निकल एनालिसिस है, इसका बेस क्या है, किस पे बेस्ड हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। यानी कि क्या हमने अजम्पशन लेके चलने पड़ेंगे जो हमको टेक्निकल एनालिसिस को 100% ट्रस्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। और इसके बाद हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बीच में डिफरेंस भी समझेंगे। और तीसरा है कि जो क्वेश्चन और क्रिटिसिज्म उठता है टेक्निकल एनालिसिस के अगेंस्ट, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। ठीक है। द ऑथर्स strong belief is that a full appreciation of the technical approach must begin with a clear understanding of what technical analysis claims to be able to do, and maybe more importantly the philosophy or rationale on which it bases those claims. ठीक है। तो हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है ये नहीं समझेंगे, बट उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स डिफाइन द सब्जेक्ट टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस है क्या? इट इज अ स्टडी ऑफ मार्केट एक्शन primarily through the use of charts for the purpose of forecasting future price trends. तो हम कर क्या रहे हैं, हम मार्केट में जो हलचल हो रही है बेसिकली, या जो मार्केट एक्शन है, उसको हम चार्ट के मदद से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको समझने के बाद हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जिसके बेसिस पे हम अपना एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर सकें और हमको उसी के बेसिस पे अपना प्रॉफिट मिले। ठीक है। तो द टर्म मार्केट एक्शन इंक्लूड थ्री प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू दी टेक्नीशियन: प्राइस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। तो प्राइस, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट, इस पे बेस्ड आपका मार्केट एक्शन होता है। यानी कि मार्केट में जो भी सारी चीजें चल रही होती है वो इन तीन चीजों पे बेस्ड होती है: प्राइस, यानी कि किसी भी चीज की कितनी वैल्यू है, और वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट आपने जनरली फ्यूचर और ऑप्शन में सुना होगा। ठीक है। द टर्म प्राइस एक्शन विच इज ऑफन यूज्ड सीम्स टू नैरो बिकॉज मोस्ट टेक्नीशियंस इंक्लूड वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर मार्केट एनालिसिस। ठीक है। Now, with the distinction made, the term price action and market action are used interchangeably throughout the remainder of the discussion. ठीक है। तो मार्केट एक्शन या प्राइस एक्शन को हम एक दूसरे की तरह यूज कर सकते हैं आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन में, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, क्योंकि हमने समझा कि प्राइस एक्शन में जो भी चीज़ें यूज होती हैं उसको जनरली हम वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे ही देखते हैं। ठीक है। नाउ अब ये सारी चीज़ें मैंने बोल तो दी, पर इसको एक एक करके हम समझेंगे भी। ठीक है। सो देर आर थ्री प्रीमाइसेस ऑन विच द टेक्निकल अप्रोच इज बेस्ड। पहला होता है मार्केट एक्शन, डिस्काउंट्स एवरीथिंग। Second one is price moves in trends. Third one is history repeats itself. ठीक है। तो टेक्निकल अप्रोच, यानी कि आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे अगर जा रहे हो, तो उसको मानने के लिए आपने पहले ये प्रीमाइस को मानना जरूरी है, यानी कि हमने ये फंडामेंटल को मानना जरूरी है, तभी हम टेक्निकल अप्रोच को 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। पहला क्या है? मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यानी कि मार्केट एक्शन इज द सुप्रीम थिंग। ठीक है। मार्केट में जो एक्शन हो रहा है। ठीक है। सेकंड इज प्राइसेस मूव्स इन ट्रेंड्स, प्राइसेस जो है वो ट्रेंड्स में मूव करते हैं। थर्ड इज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि जो पास्ट में हुआ है उसके फ्यूचर में भी होने के चांसेस ज्यादा हैं, तभी टेक्निकल एनालिसिस आपका जो ज्यादा वर्किंग फॉर्म में आ सकता है। ठीक है। मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। द स्टेटमेंट मार्केट एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग
forms that is probably the cornerstone of technical analysis. Unless the full significance of this first premise is fully understood and accepted, nothing else that follows makes much sense. जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आपको बाकी चीजों में सेंस नहीं दिखाई देगा. That is, market action discounts everything. That means market action is supreme. Okay, now the next thing is nothing else that follows make much sense. The technician believes, technician से आप यहाँ पे समझ सकते हो जो मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो कर रहे हैं उनको हम टेक्नीशियन बोल रहे हैं. ठीक है, सो टेक्नीशियन बिलीव्स दैट एवरीथिंग एनीथिंग दैट कैन पॉसिबली अफेक्ट द प्राइस फंडामेंटली, पॉलिटिकली, साइकोलॉजिकली और अदरवाइज इज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ द मार्केट. यानी कि कोई भी चीज अगर जो प्राइस है उसको मूव कर सकती है, चाहे वो पॉलिटिकली रीजंस के कारण हो, साइकोलॉजिकली हो या फिर मेंटली हो, ये सब आपको प्राइस में दिखेंगे. ठीक है, यानी कि इसके कारण बेसिकली प्राइस मूव होगा. इट फॉलोज देयरफॉर दैट अ स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड. यानी कि आपने क्या करना है, प्राइस एक्शन को समझ लेना है और आपके पास मोर देन इनफ नॉलेज हो जाएगी. व्हाइल दिस क्लेम मे सीम presumptuous, it is hard to disagree with if one takes the time to consider its true meaning. Okay, all the technician is really claiming is that price action should reflect shifts in supply and demand. If demand exists or exceeds supply, price should rise. If supply exceeds demand, price should fall. जैसे आजकल भी आप बहुत देख रहे होगे डे टू डे लाइफ में, आजकल जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, यानी कि जो वॉर सिचुएशन बनी हुई है, उसके कारण इंडिया में भी आपको कुछ असर दिख रहा होगा, स्पेशली एलपीजी वाले सेक्टर में. तो हो क्या रहा है, क्यों अचानक से मार्केट में जो एलपीजी है उसकी कमी महसूस होने लग गई है? क्योंकि एक जो साइकोलॉजिकल रीजन है या फिर आप बोल सकते हो जियोपॉलिटिकल रीजन है, मेंटल जो रीजन है, उसके कारण डिमांड सप्लाई चेंज हुई है. हुआ क्या है, डिमांड ज़्यादा हो गई है, एलपीजी की डिमांड अचानक से क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है और सप्लाई लिमिटेड है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला वाला केस हो रहा है कि डिमांड बढ़ गई और जो सप्लाई है वो कम होगी, तो इसमें क्या होगा, प्राइस आपका ऊपर चले जाएगा. इसलिए आपने देखा होगा कि एलपीजी के प्राइस भी बढ़ गए. सिमिलरली अगर इसका अपोजिट हो, यानी कि सप्लाई बहुत एक्सेस में हो लेकिन डिमांड कम हो, तो उस केस में क्या होता है, प्राइसेस जो होते हैं फॉल होते हैं. ये बहुत ही सिंपल आप बोल सकते हो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है. कभी भी जो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं वो होती है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे. डिमांड अगर ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे. अगर डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइसेस नीचे आएंगे. ठीक है, नाउ यही यहाँ पे भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. दिस एक्शन इज द बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एंड फंडामेंटल फोरकास्टिंग. यानी कि जिसके बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में प्राइस के साथ क्या होगा, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे आप ये देख सकते हो. The technician then turns this statement around to arrive at the conclusion that if prices are rising for whatever the specific reasons, demand must exceed supply and the fundamentalists must be bullish. ठीक है, तो आपने बुल रन, बियर रन इसके बारे में सुना होगा ना. तो बुलिश है यानी कि क्या हो रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, इसलिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इसी को बुलिश नेचर बोला जाता है. यानी कि प्राइसेस जब बढ़ रहे होते हैं ना तो उसको बुलिश नेचर बोला जाता है. मार्केट कभी भी ऊपर जा रहा होता है तो उसको बुलिश मार्केट बोला जाता है. मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उसको बियरिश बोला जाता है. ठीक है, इफ प्राइसेस फॉल देन द फंडामेंटलिस्ट मस्ट बी बियरिश. ठीक है, if this last comment about fundamentals seems surprising in the context of a discussion of technical analysis, it shouldn't. After all, the technician is indirectly studying fundamentals. Most technicians would probably agree that it is the underlying forces of supply and demand, the economic fundamentals of a market that cause bull and bear markets. ठीक है, तो यही रीजन होता है जिसके कारण बुल और बियर मार्केट बनता है जनरली. यहाँ पे ऑथर कहना चाह रहे हैं द चार्ट्स डू नॉट इन देमसेल्व्स कॉज मार्केट्स टू मूव अप और डाउन. देखो जनरली होता क्या है, एक जो बहुत ही बिगिनर मिस्टेक करते हैं वो क्या सोचते हैं, वो चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं और सोचते हैं कि चार्ट के बेसिस पे प्राइस फॉलो करेगा. यानी कि अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो प्राइस उसको फॉलो करेगा और फिर और ऊपर जाएगा. बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो प्राइस है उसको चार्ट फॉलो कर रहा है. राइट, इट इज द अदर वे अराउंड. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो वही यहाँ पे समझाने की कोशिश करें कि जो डिमांड सप्लाई होता है उसके कारण चार्ट फॉर्म होता है. बट हम जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास चार्ट ही होती है डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो हम अदर वे अराउंड भी देखते हैं जिससे आपकी एंट्री और एग्जिट पे अफेक्ट हो सकता है. जो बिगिनर होते हैं वो बहुत मिस्टेक करते हैं कि अगर बहुत ही ग्रीन कैंडल बहुत तेजी से बन रही है तो उनको लगेगा कि प्राइस ऊपर जाती ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा. बट उस केस में बहुत बार वो ट्रैप हो जाता है. राइट, नाउ मूविंग अहेड, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. हम्म, द चार्ट डू नॉट इन देमसेल्फ कॉज मार्केट टू मूव अप और डाउन. तो चार्ट जो है वो मार्केट को ऊपर या नीचे जाने में अफेक्ट नहीं करता है. दे सिंपली रिफ्लेक्ट द बुलिश और बियरिश साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट प्लेस. वो सिर्फ दिखाते हैं कि मार्केट के सेंटीमेंट कैसे हैं, बुलिश है या बियरिश है, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है जनरली. ठीक है, एज अ रूल
chartists do not concern themselves with the reasons why price rise or fall. इसलिए जो चार्ट ही चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं ना, उनको जनरली पता नहीं होता कि प्राइस क्यों ऊपर जा रहे हैं या क्यों गिर रहा है. वेरी ऑफ्टन इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ प्राइस trend or at critical turning points, no one seems to know exactly why a market is performing a certain way. While the technical approach may sometimes seem overly simplistic in these claims, राइट, जो सिर्फ चार्ट को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये पता लगाना कि प्राइस ऊपर नीचे क्यों जा रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बट जो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ईजी चीज है. ठीक है, क्योंकि उनको उसके पीछे की रीजनिंग पता है. ऑलराइट, now, no one seems to know exactly why a market is performing a certain way. While the technical approach may sometimes seem overly simplistic in its claims, the logic behind this first premise that market discounts everything. That means market is supreme. Market can do anything. Market surpass everything. Market सबसे ऊपर है. आपने market को लेके चलना पड़ेगा. और यही हमारा पहला premise अगर आपको याद होगा. ठीक है, becomes more compelling the more market experience one's gain. It follows then that if everything that affects market price is ultimately reflected in market price, then in this case, okay, ठीक है, तो market price is ultimately reflected in market price. Then the study of the market price is all that is necessary. By studying price charts and a host of supporting technical indicators, the chartist in effect lets the market tell him or her which way it is most likely to go. The chartist does not necessarily try to outsmart or outguess the market. All of the technical tools discussed later on are simply techniques used to aid the chartist in the process of studying market action. तो हम आगे जो चीज़ें समझने वाले हैं, जो सिर्फ चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, जिनको हम चार्टिस्ट बोल रहे हैं, वो उनको हेल्प करता है टू व्हाट, टू फोरकास्ट, राइट, यानी कि जो फ्यूचर में होने वाला है प्राइस के साथ उसको प्रेडिक्ट करने में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के साथ. ठीक है, नाउ the chartist knows there are reasons why markets go up or down. He or she just doesn't believe that knowing what those reasons are is necessary in the forecasting process. देखो चार्टिस्ट को यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि चार्टिस्ट को ये तो पता होता है कि कोई ना कोई रीजन है जिसके कारण मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, बट जो चार्टिस्ट है वो इस बात पे बिलीव नहीं करते हैं कि इन रीजन का हमें जानना बहुत जरूरी है ताकि हम आगे की प्रोसेस को समझ सकें. वो इस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं. ठीक है, नाउ पहला प्रीमाइस हमें क्लियर हो गया है दैट मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, जिसके बेसिस पे हम टेक्निकल एनालिसिस को लेके चलते हैं. दूसरा प्रीमाइस था प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स. द कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू द टेक्निकल अप्रोच. हियर अगेन, अनलेस वन एक्सेप्ट द प्रीमाइस दैट मार्केट्स डू इन फैक्ट ट्रेंड, देयर इज नो पॉइंट इन रीडिंग एनी फर्दर. जब तक आप इसको नहीं मानोगे तब तक आपका आगे पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही फंडामेंटल प्रीमाइस है, यानी कि बहुत ही फंडामेंटल बेस है जिसको आप मानोगे तभी आप टेक्निकल एनालिसिस को समझ पाओगे. ठीक है, there is no point in reading any further. The whole purpose of charting the price action of a market is to identify trends in early stages of their development for the purpose of trading in the direction of those trends, right? तो हम करना चाहते क्या हैं, क्यों हम इतनी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम यही तो सोच रहे हैं ना. जैसे ही कोई ट्रेंड स्टार्ट हो यानी कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर प्राइस मूव होना स्टार्ट हो, तो हमें उसके अर्लियर स्टेजेस में पता चल जाए कि मार्केट इस डायरेक्शन में जाने वाला है. जैसे मान लो प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं, बट जैसे ही थोड़ा सा प्राइस ऊपर होता है आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि यहाँ से प्राइस अब कंफर्म ऊपर ही जाएगा, यहाँ से नीचे आने के चांसेस कंपैरेटिवली कम है, तो वो आपके लिए अच्छा है ना, वहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो, तभी आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, राइट. तो ये कैसे पता चलेगा, उसको लिए हमने टेक्निकल एनालिसिस को समझना पड़ेगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, अर्ली स्टेजेस में हमने ये डेवलपमेंट का पता करना पड़ता है. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड इन दिस अप्रोच आर ट्रेंड फॉलोइंग इन नेचर. तो इसीलिए हम जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझेंगे ना टेक्निकल एनालिसिस पे, उसका एक प्रीमाइस ये होगा कि हम ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. आपने जनरली सुना भी होगा ट्रेंड इज अ फ्रेंड, राइट, यही उसके पीछे रीजन होता है. क्योंकि जब आप ट्रेंड के फेवर में चलते हो तो आपके जो प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, राइट. गो विद द फ्लो, ट्रेंड इज अ फ्रेंड. In fact, most of the techniques used in this approach are trend following in nature, meaning that their intent is to identify and follow existing trend. See figure 1.1. अभी हम आगे आने वाले पे देखेंगे. ठीक है, this is the figure 1.1 I guess. Yes, example of an uptrend. देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा अप ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं. क्या हुआ, देखो यहाँ पे से प्राइस थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा था, और फिर यहाँ पे अगर किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया होता कि हाँ प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, तो वो अगर यहाँ तक भी लेके जाते, यानी कि 200 पे अगर किसी ने चीज़ खरीद ली होती, तो 900 पे उसको कितने का फायदा हो जाता, सीधे सीधे 700 का फायदा हो जाता एक शेयर में. तो ये क्या है, अप ट्रेंड है, यानी कि मार्केट अपने हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है. ठीक है, सो एग्जांपल ऑफ एन अप ट्रेंड, टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट मार्केट ट्रेंड एंड दैट दोज ट्रेंड टेंड टू परसिस्ट, यानी कि ये होते हैं,
इसको हम मान के चल रहे हैं, तभी हम टेक्निकल एनालिसिस को क्लियरली समझ पाएंगे। देयर इज अ कोरोलरी to the premise that prices move in trends. A trend in motion is more likely to continue than to reverse. हम यहाँ पे ये भी मानते हुए चलते हैं कि ट्रेंड जो मोशन में चल रहा है वो कंटिन्यू होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है रादर देन रिवर्स, यानी कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर जाते रहने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा है उसके नीचे आने से, तभी उसको हम ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, दिस कोरोलरी इज ऑफ कोर्स एन अडेप्टेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। अनदर वे टू स्टेट दिस कोरोलरी, अगर आप साइंस स्टूडेंट हो या नहीं भी हो तो आपको बेसिक साइंस में तो पता ही होगा, अप टू 10th तो सबकी साइंस होती है ना, तो आपको पता होगा ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरीथिंग it will stay in its own state until and unless any force is applied on it. That means if an object is moving, it will keep on moving. If an object is at rest, it will stays at rest until and unless any external force is applied on it. सिंपल टर्म्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में उसी में रहेगा, जैसे मान लो कोई चीज रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो मूव ही करते रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। और यहाँ पे ट्रेंड में भी क्या हो रहा है, ट्रेंड जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में जाते रहेगा, इस चीज की होने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है रादर देन कि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, वे टू स्टेट दिस correlation is that a trend in motion will continue in the same direction until it reverses. This is another one of those technical claims that seems almost circular, but the entire trend following approach is predicted on riding an existing trend until it shows sign of reversing. यानी कि आपने ट्रेंड को राइड करते रहना है, जब तक वो ऊपर जाते रह रहा है तब तक आपने उसमें रहना है ट्रेंड में, और जब आपको क्लियर साइन दिखने लग जाए कि अब मार्केट प्राइस नीचे आने वाला है तो अब आपने बाहर आ जाना है। तो यानी कि अगर आपने स्टार्टिंग स्टेज में पकड़ लिया कोई ट्रेंड, तो जितने ऊपर तक आप उसको राइड करते रहोगे जब तक ट्रेंड चलते रह रहा है उतना आपका ज़्यादा प्रॉफिट होते रहेगा। थर्ड प्रीमाइस हमारा था हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। Much of the body of technical analysis and the study of the market action has to do with the study of human psychology. ठीक है, chart patterns for example which have been identified and characterized or categorized over the past 100 years reflect certain pictures that appear on price charts, right? तो यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, मार्केट एक्शन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हम बोल रहे हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी पे भी बेस्ड हो सकती है। तभी तो सेम सिचुएशन में पास्ट में लोगों ने जो किया था वही चार्ट में दिखेगा, और उसी चीज में सिमिलर सिचुएशन अगर आएगी तो हम उसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे पहले कभी अगर वॉर लाइक सिचुएशन हुई होगी तो लोगों में डर बना होगा और मार्केट जो है वो नीचे आया होगा, जिसके कारण क्या होगा, प्राइसेस नीचे आए होंगे, राइट। तो अगर बाद में भी दोबारा सिमिलर, जैसे अभी करंट कंडीशन में भी वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है, तो क्या हो रहा है, प्राइसेस फॉल कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो रिपीट करती है, राइट। ह्यूमन साइकोलॉजी के कारण ही तो ऐसा होता है, पहले भी लोगों में डर बना था जिसके कारण प्राइस नीचे गिरे थे, अभी भी लोगों में डर बना है जिसके कारण प्राइस नीचे गिरा है, डिमांड सप्लाई में इसी कारण अफेक्ट हुआ है, राइट। नाउ दिस इज अगेन द थर्ड प्रीमाइस दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, right? These pictures reveal the bullish or bearish psychology of the market. Since these patterns have worked well in the past, it is assumed that they will continue to work well in future. यानी कि ये पैटर्न पास्ट में अगर सही से काम करे हैं तो फ्यूचर में भी ऐसे काम करेंगे, हम ऐसा भी मानते हुए चलते हैं। दे आर बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है, विच टेंड्स नॉट टू चेंज। जो जनरली देखो ह्यूमन साइकोलॉजी का चेंज होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े फैक्टर को हम लेके चलते हैं, एक बहुत बड़े मास को हम लेके चल रहे हैं जिनके पीछे माइक्रो लेवल पे बहुत सारे छोटे-छोटे फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं। तो उसके चेंज होने के लिए बहुत ज़्यादा ही चीज़ों का चेंज होना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल सा लगता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी है जो, वो जनरली चेंज नहीं होती, राइट? अनदर वे ऑफ सेइंग दिस लास्ट प्रीमाइस इज दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि जो पहले हुआ था वही सेम बाद में भी रिपीट होता है, और इसके बेसिस पे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइसेस में क्या होगा जनरली, और हम एंट्री एग्जिट बना सकते हैं। Alright, so history repeat itself is that the key to understanding the future lies in a study of the past, or that the future is just a repetition of the past. Okay, so आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल फोरकास्टिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक पूरा चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, सो क्योंकि ये वीडियो कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ी हो गई है, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी समझते हुए चलें, रादर देन बहुत सारे एक साथ समझने के बजाय अगर हम थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे तो पता है ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, it will give great result in longer run. So that's what we are trying to understand. आज हमने बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है और उसके जो तीन मेन प्रीमाइसेस हैं उसको हमने समझने की कोशिश करी। अगर आपको तीन मेन प्रीमाइसेस याद है तो मैं आपको जल्दी से समरी दे देता हूँ। ट्राई टू रिपीट इट विद मी। द फर्स्ट वन इज मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, राइट। दूसरा क्या था, ट्रेंड इज अ फ्रेंड, राइट। ट्रेंड फॉलो होता है, जनरली उसका क्रक्स ये था। और थर्ड जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ऑलराइट, so yes, on this positive note I am ending this video,
एंड मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल सो दैट आप आने वाली जो वीडियोस हैं सीरीज़ की उसको भी फॉलो कर सको। और जैसे मैंने आपको बोला है कि जैसे हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी ट्रेडिंग से रिलेटेड। यू विल बी वेरी वेल वर्स ऑफ ऑल द टेक्निकल थिंग्स। ओके, सो stay healthy, stay safe. Thank you so much, universe. Thank you, Radha Ranji. Peace out.